की बात कर रही है, काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है। तो क्या है वर्क एनर्जी थ्योरम? एक लाइन में, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इट शुड बी इक्वल टू व्हाट? वर्क डन बाय और ऑन दॅट ऑब्जेक्ट. वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट असेल किंवा वर्क डन ऑन दॅट ऑब्जेक्ट, म्हणजे त्या ऑब्जेक्ट कडनं कार्य होईल किंवा त्या ऑब्जेक्टवर कार्य होईल. समझना, दोनों में डिफरेंस है. वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट में काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो सकती है, वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट पे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो सकती है. लेकिन हम लोग को इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, हम लोग को क्या देखना है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी देखना है. चेंज कैन बी एनीथिंग ना. इंक्रीज हुआ काइनेटिक एनर्जी, उसको भी हम लोग चेंज बोलेंगे. डिक्रीज हो गया काइनेटिक एनर्जी, उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? चेंज बोलेंगे. So change in kinetic energy, that means increase or decrease in the kinetic energy of the body is always equal to what? Work done by the body or work done on the body. समझ में आ रहा है? ठीक है. अभी आप मुझे बताओ, एक काइनेमेटिकल इक्वेशन आपको पता है? काइनेमेटिकल इक्वेशन, 3 काइनेमेटिकल इक्वेशंस है. 10th में भी हुए हैं 3 काइनेमेटिकल इक्वेशंस. बहुत सिंपल है. पहला बघा, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी. याद आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? दूसरा बघा, v स्क्वायर इज इक्वल, सॉरी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर. तीसरा का है, का आइडिया, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस, अरे माहिती है क्या है कि ना माहिती? ना माहिती? ये काइनेमेटिकल इक्वेशन आपको पता नहीं है? ये काइनेमेटिकल इक्वेशन हमेशा इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी एंड टाइम, इस 5 क्वांटिटी को रिलेट करते हैं. कोई भी बॉडी जब मोशन में होती है, मोशन म्हणजे काय? आपली जागा सोडून एका जागेवर दुसऱ्या जागेवर जात असेल बॉडी, सतत डिस्प्लेसमेंट होत असेल, त्याच्याशी रिलेटेड 4-5 गोष्टी असतात. पहिली गोष्ट कोणती असते? फर्स्ट टर्म कौन सा रहता है? इनिशियल वेलोसिटी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? यू बोलते हैं. दूसरा टर्म रहता है फाइनल वेलोसिटी, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? वी बोलेंगे. तीसरा टर्म है एक्सेलरेशन. अभी देखो वेलोसिटी चेंज हो रही है ना, इनिशियल टू फाइनल, तो उसमें क्या होगा? एक्सेलरेशन. वो ए है इधर. वो सब एक्सेलरेशन होने के लिए टाइम तो लगेगा, वो टाइम टी है. और जब वो वेलोसिटी चेंज हो रही है, एक्सेलरेशन हो रहा है, इसका मतलब बॉडी एक जगह से दूसरी जगह जा रही है. वेलोसिटी है ना बॉडी को, तो उसका मतलब वो बॉडी ने क्या कवर किया? कुछ डिस्टेंस कवर किया रहेगा. वो डिस्टेंस है एस. ऐसे 5 ऑब्जेक्ट, 5 टर्म्स. कौन से ग्रुप, कौन से टर्म है? इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम आणि डिस्प्लेसमेंट. इन 5 को रिलेट करने वाले 3 इक्वेशन है. वेरी वेल नोन इक्वेशन, फेमस इक्वेशन है, जिसको काइनेमेटिकल इक्वेशन बोलते हैं. पहला है v इज इक्वल टू यू प्लस एटी. दूसरा है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर. तीसरा है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s. जस्ट राइट डाउन दिस. आपको पता नहीं है तो लिखो काइनेमेटिकल इक्वेशन. राइट डाउन दिस. अभी क्या सीखना है? वर्क एनर्जी थ्योरम सीखना है ना. तो उसके लिए मैं तीसरा काइनेमेटिकल इक्वेशन पे फोकस कर रहा हूं. मैं v स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? यू स्क्वायर प्लस 2s. चलो उस पर फोकस करते हैं. थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन क्या है? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s. अभी आप मुझे इसमें बताओ, इसको क्या बोलेंगे? फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट. इसको क्या बोलेंगे? स्टार्टिंग का वेलोसिटी. इसको क्या बोलेंगे? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन. इसको क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस इन द ऑब्जेक्ट. अभी मैं थोड़ा सा रीअरेंज करता हूं इसको. प्लीज सी हियर. दिस इज बाय थर्ड बराबर है. अभी रीअरेंज कर रहा हूं मैं. इधर देखो प्लीज. क्या किया मैंने? यू स्क्वायर को इधर लेके माइनस किया, बराबर है.
इस टू को नीचे लेता हूँ, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में लेता हूँ, तो वो बी स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा ना। अरे बराबर। अब इस सबको मैं m से मल्टीप्लाई करता हूँ, इससे मल्टीप्लाई करता हूँ m से, तो क्या हो जाएगा देखो, mv स्क्वायर माइनस, अरे बराबर ना, इज इक्वल टू एम ए इंटू एस, बराबर। लेकिन एम ए मतलब क्या, सेकेंड लॉ, न्यूटन का सेकेंड लॉ। एम ए मतलब क्या, फोर्स ना, फोर्स इज इक्वल टू एम ए, न्यूटन का सेकेंड लॉ। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, उससे मिला था हम लोग को एफ इज इक्वल टू एम इंटू एल। एम ए मतलब फोर्स ना, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू फोर्स इंटू व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, वर्क डन। अरे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, वर्क डन। अभी ये काइनेटिक एनर्जी है, ये भी क्या है, काइनेटिक एनर्जी, लेकिन ये फाइनल वेलोसिटी है, मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल। ये कौन सा है, इनिशियल वेलोसिटी है, मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब ये हो गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ना, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। वो कितना मिला मुझे, वर्क डन मिला। तो वही मेरा वर्क डन थ्योरम है ना, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज कन्वर्टेड इनटू सम वर्क डन एंड वाइस वर्सा। Work done by the body or on the body is always effect or is always results into the change in kinetic energy। सीधी बात है, अगर किसी ऑब्जेक्ट में फोर्स लगा देता हूँ, प्रेशर अप्लाई करता हूँ, तो उससे वजह से उसका क्या चेंज होगा, काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा ना। तो मैंने ऐसा बॉल फेंक लाई थी, मैंने बॉल को फेंका मतलब फोर्स लगा दिया, उसने जगह चेंज किया मतलब क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हो गया, मतलब क्या हुआ, वर्क डन हो गया। जितना मैं ज्यादा फोर्स लगा रहा हूं उतना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट एंड उतना ज्यादा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अभी जो बॉल जगह पे था, मेरे हाथ में रेस्ट में था, उधर जाके क्या हो गया, उसको वेलोसिटी मिल गया ना, मतलब उसका काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गया। तो जितना मैं ज्यादा वर्क डन करूंगा उतना काइनेटिक एनर्जी ज्यादा चेंज होगा, इधर बढ़ेगा या फिर कम होगा। सीधी बात है, गाड़ी चल रही है जोर से, फुल स्पीड से चल रही है समझो, और सडनली मैंने ब्रेक लगा दिया। ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी रुकेगी, बराबर ना। अब बोलोगे तो उधर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, उधर डिस्प्लेसमेंट होगा, तुरंत नहीं रुकेगी, वो थोड़ा डिस्टेंस कवर करके रुकेगी ना, बराबर है। तो उधर भी क्या हो गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन उधर माइनस आ गया फोर्स, क्योंकि हम लोगों ने रुका है उसको, तो उसका काइनेटिक एनर्जी भी कम होगा। अभी बढ़ेगा कि कम होगा, गाडीला ब्रेक दाबल्यावर काइनेटिक एनर्जी वाढणार की कमी होणार, कमी होणार। म्हणजे तिकडे पण डिस्प्लेसमेंट निगेटिव्ह मध्ये झालं, त्यामुळे कायनेटिक एनर्जी पण काय झाली, डिक्रीज झाली। काय झाली, डिक्रीज झाली, कळलं। ऍक्सेलरेट करा, फोर्स लावतोय, डिस्प्लेसमेंट होत आहे, कायनेटिक एनर्जी काय होते, इनक्रीज होते। अरे कळलं, दॅट मीन्स वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन कायनेटिक एनर्जी। सो दिस इज व्हाट, वर्क एनर्जी थ्योरम। ओके, ये लिखो पूरा, चलो। ये भी लिखना है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, वो लिखना है। इसमें दो तरीके हैं, इसमें दो टाइप है, इसमें वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में। इसमें क्या होता है, इनिशियली जो पोटेंशियल एनर्जी रहेगा वो टोटली कन्वर्ट हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी के, जब एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट रहेगा या फिर फिक्स रहेगा। एक्सेलरेशन अगर फिक्स है, मतलब जो हम लोग बोलते हैं ना एम ए इंटू एस, उस ए का वैल्यू अगर फिक्स है, तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली है, मतलब बॉडी रेस्ट में है, स्टार्ट किया गाड़ी, बॉडी क्या कर गई, चलने लगी, तो पोटेंशियल एनर्जी का पूरा कन्वर्जन किसमें हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में, जब एक्सेलरेशन आपका फिक्स रहेगा। लेकिन तो उस वक्त हम लोग बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। क्या बोलेंगे, कंजर्वेटिव, मतलब पूरे का पूरा कन्वर्जन इसमें, कुछ वेस्ट नहीं जाएगा, बराबर है। लेकिन जब एक्सेलरेशन चेंज होता है, मतलब कुछ टोटल जब पोटेंशियल एनर्जी अगर काइनेटिक एनर्जी के साथ और किसी चीज के लिए यूज होती है,
तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। क्या बोलते हैं? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। मतलब अभी देखो पोटेंशियल एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्जन होगा, उसके लिए फोर्स तो लगेगा ना। अगर मेरा फोर्स जो है वो अगर कंजर्वेटिव है तो ये एक्स्ट्रा पार्ट नहीं आएगा, पूरे का पूरा पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्जन किसमें हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी में हो जाएगा। लेकिन अगर मेरा फोर्स क्या है? नॉन कंजर्वेटिव है, तो एक हो सकता है पोटेंशियल एनर्जी का कुछ पार्ट काइनेटिक एनर्जी में हो जाएगा कन्वर्ट, लेकिन कुछ बचा हुआ पार्ट दूसरे वर्क डन के लिए भी हो जाएगा, दूसरे काम के लिए भी हो सकता है। ठीक है, आपका टेक्स्ट बुक का पेज नंबर कितना है देखो, नेक्स्ट वर्क एनर्जी थ्योरम का नेक्स्ट पेज देखो। सॉरी, वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट या कंजर्व नहीं हो रहा था, एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा था। फोर्स का टाइप, अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो हम लोग जो सीख रहे थे अभी वो है कि टोटल वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी या टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन का। ये केस 1 के लिए, जब का फोर्स क्या रहेगा? कंजर्वेटिव रहेगा, बराबर है, फोर्स कांस्टेंट रहेगा। लेकिन अगर केस 2 आपका फोर्स जो है वो एक्सेलरेट हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है ना, एक्सेलरेट हो रहा है मतलब फोर्स चेंज हो रहा है, तब क्या हो सकता है? आपका जो टोटल वर्क डन है वो हमेशा इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी नहीं हो सकता, उसका कुछ पार्ट हम लोग का वेस्ट जा सकता है। जैसे कि अगर मैंने ये ऑब्जेक्ट, ये चौक या कोई बॉल समझो, मैंने नीचे फेंका, बराबर है, अगर वो मेरा एक्सेलरेटिंग फोर्स नहीं है, कांस्टेंट फोर्स है, तो नीचे जाने के बाद फिर से मेरे हाथ में आना चाहिए पूरा। मतलब जितना मेरा एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो गया, बाउंस होने के बाद फिर से वो काइनेटिक एनर्जी किसमें हो जाएगा? पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा। उस वक्त कंजर्वेटिव फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। लेकिन ऐसे होता है क्या? जब मैं ये छोड़ता हूं ऐसे नीचे बॉल कोई भी, फिर से टोटल इतना हाथ में आ सकता है क्या? नहीं, उसका हाइट थोड़ा सा क्या होता है? कम होता है ना। इसका मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी इस लेवल पे था वो पूरे का पूरा कन्वर्ट हो गया क्या? कंजर्व हो गया क्या? नहीं। तो वो बचा हुआ पार्ट किसमें खर्च हो गया? किसमें वेस्ट हो गया? वो वेस्ट हो गया एयर के रेजिस्टेंस को एडजस्ट करने के लिए, क्योंकि इधर आजू बाजू में कुछ नहीं है, इसका मतलब एयर तो है ना। और जब ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है तो एयर में ही गिरता है ना, तो एयर के साथ उसका फ्रिक्शन होता है, तो उसके वजह से उधर एनर्जी थोड़ी क्या हो जाती है? वेस्ट हो जाती है। किसके लिए? उस एयर के रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए। उसका जो पोटेंशियल एनर्जी का पूरा पार्ट काइनेटिक में कन्वर्ट नहीं होता है, कुछ पार्ट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एयर रेजिस्टेंस को एडजस्ट करने के लिए। तब जो फोर्स था वो कौन सा है? नॉन कंजर्वेटिव एक्सेलरेटिंग फोर्स। ठीक है, जो मैंने लगाया एक्सेलरेटिंग फोर्स क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है ना उसमें, मतलब वो कौन सा फोर्स है? एक्सेलरेटिंग फोर्स है। वो हो गया केस 2, मतलब उसका टोटल कन्वर्जन काइनेटिक एनर्जी के साथ इधर वर्क डन भी हो जाएगा। इसके लिए एयर रेजिस्टेंस को बैलेंस करने के लिए, मतलब पूरा पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट नहीं होगा, उसमें से कुछ पार्ट किसमें होगा? एयर रेजिस्टेंस के लिए ओवरकम करने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा, समझा? लेकिन इसमें भी एनर्जी का कंजर्वेशन ही है। जो हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम बोल रहे हैं वो ये केस है, वर्क डन इज इक्वल टू टोटल कन्वर्टेड इनटू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अरे समझा? ठीक है, अभी नेक्स्ट पार्ट हम लोग सीखने जा रहे हैं वो है सबसे पहले सीखेंगे कोलिजन। क्या सीखेंगे आज? कोलिजन। कोलिजनला मराठीत काय म्हणतात? एक ऑब्जेक्ट जब दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट में आ जाता है, समझो ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट में आ गए और फिर से सेपरेट हो गए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कोलिजन। मतलब थोड़े टाइम के लिए कांटेक्ट में आ गए, फिर से क्या हो गए? सेपरेट हो गए। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो फिनोमिनन है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कोलिजन। क्या बोलेंगे? ज्याला मराठीमध्ये आपण टक्कर म्हणतो, बरोबर ना? एक ऑब्जेक्ट दुसऱ्या ऑब्जेक्टला जाऊन धडकला तो परत थोड़ा सेपरेट होतो किंवा अजून जास्त लांब सेपरेट होतो, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? कोलिजन। क्या बोलेंगे? कोलिजन। उसमें दो तरीके के कोलिजन है, एक इलास्टिक कोलिजन और दूसरा इनइलास्टिक कोलिजन। और ये कोलिजन नॉर्मली हेड ऑन बोलते हैं हम लोग। कौन सा बोलते हैं? हेड ऑन। हेड ऑन म्हणजे काय? समोरासमोर टक्कर होणे, सामने से टक्कर।
उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेड ऑन कोलिजन। उसमें दो तरीके हैं, एक इलास्टिक कोलिजन, दूसरा इनइलास्टिक कोलिजन। ठीक है, अभी इसमें डिफरेंस कैसे पहचानेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इलास्टिक कोलिजन एंड इनइलास्टिक कोलिजन को पहचानना। उसके लिए थोड़ा सा एक मैं रेफरेंस दे रहा हूं दोनों को डिफरेंस पहचानने के लिए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कोलिजन का मीनिंग समझा, सिंपल, when two bodies come in contact for some time and after some time it will get separate, this type of process is called collision. There are two types of collision, one is elastic collision, another one is inelastic collision. Now how to identify which one is elastic and which one is inelastic? For that we should know one concept that is known as a conservation of linear momentum. क्या पता होना चाहिए हम लोग को, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है वो बताना चाहिए। उसके पहले लीनियर मोमेंटम क्या होता है वो देखो, एल से बताया जाता है, लीनियर मोमेंटम सॉरी पी से बताया जाता है। पी का फॉर्मूला है मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम का ये फॉर्मूला है ना, मास इनटू वेलोसिटी। अभी लीनियर है इसलिए इसको बोलेंगे लीनियर मोमेंटम, बराबर है। अभी एक सिंपल केस इधर देखो प्लीज, अभी एक ऑब्जेक्ट है और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, बराबर है। थोड़ा सा मैं दूर ड्रॉ करें, ओके, ये भी मूव हो रहा है, ये भी मूव हो रहा है, एक ही डायरेक्शन में दोनों मूव है। इसका वेलोसिटी समझो है u1 और इसका वेलोसिटी u2, इसका मास है m1, इसका मास है m2। अब इसका मोमेंटम क्या आएगा, अरे m1 u1 ना, मोमेंटम म्हणजे काय है, मास इंटू वेलोसिटी। इसका मोमेंटम क्या आएगा इस बॉडी का, m2 u2। अब इस पूरे सिस्टम का मोमेंटम क्या आ जाएगा, m1 u1 प्लस, अरे समझ में आ रहा है क्या, ये इनिशियल है, लेकिन समझो u1 इज ग्रेटर देन u2, मतलब इसका वेलोसिटी इससे क्या है, ज्यादा है। तो क्या होगा पता है, ये स्लो जा रहा है और ये फास्ट जा रहा है, ये क्या करेगा, आके टकराएगा ना इस पे, तो उस वक्त क्या होगा, कोलिजन होगा। क्या होगा, और वो हेड ऑन कोलिजन है, तो वो केस समझो इधर आके वो टकरा गया, तो उस वक्त ये उस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा और ये उस पे रिएक्शन फोर्स एक्सर्ट करेगा अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन्स एक्शन रिएक्शन। टकराएगा तब उस वक्त के लिए वो फोर्स एक्सर्ट करेगा, ये चुप बैठेगा क्या, ये भी उस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा, और दोनों फोर्स एक दूसरे पे एक्सर्ट करने के बाद क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तो सेपरेट के बाद समझो अभी इसका वेलोसिटी बन गया v1 और इसका वेलोसिटी बन गया v2। अभी वो सेपरेट हो रहे हैं, अभी क्या हो रहा है, सेपरेट हो रहा है। तो उसका मोमेंटम क्या बन गया, m1 v1, और इसका मोमेंटम क्या बन गया, m2 v2। तो पूरे सिस्टम का मोमेंटम क्या बनेगा फाइनल, कोलिजन के बाद इस बॉडी का मोमेंटम कितना बना, m1 v1 ना, ये इधर जा रहा है अभी, और ये बॉडी इधर जा रही है, उसका मोमेंटम कितना बना, m2 v2। तो पूरे सिस्टम का मोमेंटम m1 v1 प्लस m2 v2, ये मोमेंटम हो गया सिस्टम का फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, बराबर है। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये जो थ्योरम है वो बोलता है कि आपका सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम और आपके सिस्टम का फाइनल मोमेंटम क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है। कब, जब इस पे बाहर का कोई फोर्स काम नहीं करेगा तब। अभी जो फोर्स मैंने बताया वो एक दूसरे पे था ना, तीसरा कोई आदमी आके उस पर फोर्स लगा क्या, नहीं, एक दूसरे के बीच में ही था। इसका मतलब जब तक मैं एक्सटर्नली कोई फोर्स अप्लाई नहीं करता हूं तब सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम एंड सिस्टम का फाइनल मोमेंटम हमेशा क्या रहता है, इक्वल होता है। मतलब इनिशियल मोमेंटम कंजर्व हो गया किसमें, फाइनल में, मतलब वेस्ट हुआ क्या किधर, इसका मतलब वो कंजर्व हो गया, बच गया, पूरे का पूरा यूटिलाइज हो गया। तो इस थ्योरम को हम लोग बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या बोलते हैं उसको, कंजर्वेशन मतलब पूरे का पूरा यूटिलाइज होगा, लीनियर मोमेंटम है, समझा, इसलिए इसको बोलेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अंडरस्टूड, डाउट है, ओके। अभी इसका इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन में क्या रिलेशन है, लीनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन का इलास्टिक एंड इनइलास्टिक में क्या रिलेशन है वो देखो। दो चीजें हमेशा कंजर्व हो सकती है, एक लीनियर मोमेंटम
एंड दूसरा होता है काइनेटिक एनर्जी। दूसरा क्या होता है? अभी ये दो चीज से आपको पता चलेगा कौन सा कोलिजन इलास्टिक है, कौन सा कोलिजन इनइलास्टिक है। इलास्टिक कोलिजन में, प्लीज लिसन, यस, इलास्टिक कोलिजन में लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व होता है एंड इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होती है। मतलब टक्कर होने से पहले जितना सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी था, सिस्टम का बोल रहा हूं मैं, एक एक चीज का नहीं, सिस्टम का टक्कर होने से पहले, कोलिजन होने से पहले जितना काइनेटिक एनर्जी था, कोलिजन के बाद में सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा? सेव रहेगा। तब हम लोग क्या बोलेंगे? कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सिमिलरली लीनियर मोमेंटम, जैसे मैंने अभी बताया ना, कोलिजन के पहले जितना मोमेंटम था Pi, उतना ही कोलिजन के बाद मोमेंटम रहेगा। तो जिस कोलिजन में लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व होता है एंड काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है? कंजर्व होती है, ऐसे कोलिजन को हम लोग बोलेंगे इलास्टिक कोलिजन। क्या बोलेंगे? इलास्टिक कोलिजन। लेकिन जब हम लोग इनइलास्टिक कोलिजन की बात करते हैं तब लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा, नो डाउट, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक कोलिजन एंड व्हाट? इलास्टिक कोलिजन। सो वंस अगेन, इन इलास्टिक कोलिजन में, इन सेपरेटली बोल रहा हूं, इन इलास्टिक कोलिजन two things are conserved. One, linear momentum. Second one, kinetic energy. That means linear momentum of the system before collision is equal to linear momentum of the system after collision. Similarly, kinetic energy of the system before collision is always equal to kinetic energy of the system after collision. If this happens, then that type of collision is known as elastic collision. Otherwise, it will be known as inelastic collision. But in both cases, linear momentum has to be conserved. Linear momentum conserved होना ही है, ठीक है? समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? तो ये हो गया डिफरेंस बिटवीन व्हाट? इलास्टिक कोलिजन एंड इनइलास्टिक कोलिजन। ओके, अभी नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट मैं छोटे छोटे टर्म को एक्सप्लेन कर रहा हूं, अभी ज्यादा एक पूरा लेके डिटेल में नहीं जा रहा हूं, छोटे छोटे टर्म को एक्सप्लेन कर रहा हूं, बाद में सबका रिलेशन समझेगा। उसके बाद रहता है एक कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ये आपको 11th के एग्जाम में भी फायदा करेगा। ये अगर आप बराबर सीखोगे तो आपको 11th के एग्जाम में इसका फायदा होगा। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है? अभी मुझे बताओ, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, एक ऑब्जेक्ट है m1 मास और दूसरा ऑब्जेक्ट है m2 मास, दोनों का स्पीड